इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। So there are two types of combination of cells, series combination and parallel combination। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने 1842 में एक नियम बनाया जिसमें उन्होंने किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, ये मेथड से हम लोग किसी भी सर्किट में किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। और यदि सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ की जगह पे हम लोग थ्योरम्स का यूज करते हैं। बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं इलेक्ट्रिकल की जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में यूज की जाती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो किरचॉफ्स लॉ है। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ 1842 में किरचॉफ ने दो नियम का प्रतिपादन किया। ये साइंटिस्ट है और ये एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग साइंटिस्ट बनता है। अब आप सोचें कि ये अपनी उम्र के 23 ईयर में दो नियम बना दिए। जब ये 23 साल के थे, 22 साल में इनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और 23वें साल में इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के दो नियम ऐसे बना दिए जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट किसी भी ब्रांच में या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको इन्हीं को याद करना पड़ेगा। इनके अलावा कोई ऐसी मेथड नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं के मेथड से हम लोग किसी भी ब्रांच में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, पावर लॉस जो भी है सर्किट में, सारी चीजें फाइंड करेंगे। तो इतना बढ़िया नियम इन्होंने दिया है कि आज हम लोग उसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स समझ सकते हैं कि जब हम समझदार होते हैं तब तक इन्होंने दो नियम दे दिए और ये कितने समझदार रहे होंगे। और 22 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरा करने के बाद 1 साल के अंदर किरचॉफ्स ने दो नियम बना दिए। वो नियम क्या है? फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है यदि आपसे कोई पूछे तो किरचॉफ्स करंट लॉ है। याद रखेंगे, नियम से याद रखना है, इनके ऑर्डर फिक्स है। कोई फर्स्ट पूछेगा तो सेकंड मत बता देना। जैसे लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े हैं। ठीक है, कोई फर्स्ट पूछेगा तो क्या बताएंगे? एंगल I इक्वल टू एंगल R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा वाला बता देंगे, दूसरा वाला बताएंगे तो समझ जाएगा वो आप कितने। ठीक है, तो आपको ऑर्डर याद रखना है, हर चीज का ऑर्डर होता है। यहाँ पे भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ यदि कोई पूछेगा तो किरचॉफ्स करंट लॉ ही बताना है। किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब किरचॉफ ने किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के बारे में एक रूल बनाया है। वो रूल क्या है ये आपको समझना है। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब करंट के बारे में। तो पहले इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसको धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या होगा?
इसको समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of current at a junction या ब्रैकेट में नोट लिखेंगे, the algebraic sum of current at a junction या at a node is equal to 0. The algebraic sum of current at a junction is equal to 0. This law is also called जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही, किरचॉफ्स करंट लॉ को ही जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये सभी को याद हो जाए, इतना आसान है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम, सभी करंट का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब अलजेब्रिक का मतलब हमने आपको बताया था। अलजेब्रिक सम का मतलब किसी को पता है? सुबह का पढ़ाया हुआ शाम को भूल जाए, सो भूला नहीं कहते। ऐसा लगता है कभी नहीं पढ़ा। अलजेब्रिक सम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ाया था उसी में बताया था। अलजेब्रिक सम वर्ड का मीनिंग होता है प्लस और माइनस में जोड़ना। यदि प्लस प्लस में आप जोड़ते जाओ तो क्या किसी का सम 0 होगा? सम कब 0 होगा? जब कोई वैल्यू प्लस हो और कोई वैल्यू माइनस हो। यदि प्लस प्लस में जोड़ दिया तब भी 0 नहीं होगा, माइनस माइनस में जोड़ दिया तब भी 0 नहीं, है ना। तो हम अलजेब्रिक सम लिखेंगे, ना कि सम। गलती से आपने सम लिख दिया तो इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, और ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एक शब्द से पूरा स्टेटमेंट गलत, और आप कहेंगे सर एक ही शब्द तो गलत किया था, बाकी तो सब सही लिखा है ना। लेकिन एक शब्द से ही स्टेटमेंट पूरा गलत, क्योंकि अलजेब्रिक का मतलब है प्लस और माइनस में सम करना है, और आपने सम लिख दिया, अलजेब्रिक हटा दिया, सम ऑफ करंट तो ऐड हो गई, और ऐड होगी कभी 0 होगी क्या? हाँ, तो फिर ऐसे शब्दों को विशेष ध्यान रखना स्टेटमेंट में, जो शब्द इंपॉर्टेंट है, और वही वर्ड यदि हमने नहीं लिखा है तो फिर क्या स्टेटमेंट सही है आपका? इसलिए द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 ध्यान रखना है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना इसमें? अलजेब्रिक वर्ड का मतलब समझ में आया? अगले महीने फिर पूछेंगे तो शायद फिर हो जाएगा आपको। उम्मीद मैं यही करता हूँ, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो इसने 2 महीने पहले पढ़ाया था। आप कॉपी में देखेंगे लिखा होगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की पहली प्रॉपर्टी खोलिए, देखिए उसमें वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा। मिल गया? धन्यवाद। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस बना देते हैं। लाइन क्या है?
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? जंक्शन या नोड। जंक्शन का आज के पहले नाम कभी सुना था? कहाँ सुना? जबलपुर जंक्शन, कटनी जंक्शन, सतना जंक्शन। जंक्शन का मतलब रेलवे स्टेशन पे ज्यादा जंक्शन का नाम सुना जाता है, जहाँ पे इधर से ट्रेन आई और इधर चली गई, एक इधर से आई इधर चली गई, मतलब एक तरफ से आए चारों तरफ चली जाए, है ना? या चारों तरफ से आए पांचों तरफ चली जाए, इतना भी रास्ता हो सकता है। जंक्शन मतलब वहां पे बहुत सारी ट्रेन मिलेगी और मिलकर फिर आगे की ओर बढ़ेंगी कि नहीं? एक जगह से निकलेंगी और फिर दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ से ट्रेन आई, इधर से आई, इधर से इधर चली गई, कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। तो जंक्शन मतलब जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज मिलती हो, उसी को जंक्शन या नोड कहते हैं। याद रखिए, रेलवे जंक्शन याद रखिए, ठीक है? तो अब मैं मानता हूं कि ये एक ब्रांच है जिसमें करंट I1 जंक्शन की ओर जा रही है। यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, ये तीन करंट जंक्शन की ओर जा रही है। इसमें करंट के डायरेक्शन बदल दिया I4, इसमें I5। तीन तरफ से करंट आकर दो तरफ करंट निकल रही है, लेकिन वो सारी करंट जंक्शन पे पहले जाएंगी फिर जंक्शन से निकलेगी। ऐसा नहीं है कि जंक्शन के बाहर से चली जाए, ठीक है ना? तो सारी करंट कहाँ पे जाएंगी? जंक्शन। तो हमें ये याद रखना है कि कितनी करंट जंक्शन पे आ रही है और कितनी करंट जंक्शन से जा रही है, ये रूल याद रखना है। तो एल्जेब्रिक सम करना है, ठीक है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इन सभी करंट का एल्जेब्रिक सम करके हम क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ में आया क्या? ये ब्रांच है, जिस ब्रांच से करंट फ्लो रही, 1 2 3 4 एंड 5 ब्रांच, I1 I2 I3, तीन करंट ब्रांच से नोड की ओर जा रही है, जंक्शन की ओर, दो करंट जंक्शन से बाहर जा रही है, ठीक है? समझ में आया? डायग्राम बना ले जल्दी से। इसको फार्मूले के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक फार्मूला लिख लीजिएगा, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n I ऑफ k इक्वल टू 0। ये फार्मूला बन गया आपका, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n I ऑफ k इक्वल टू 0। व्हाट इज k? k क्या है इसमें? k क्या है? कौन बताएगा? 1 रुपए में ले रखी, मुझे पता है नहीं पाओगे तुम लोग, 1 रुपए तो पा ही नहीं सकते। किरचॉफ करंट लॉ कभी नहीं पाओगे, 1 रुपए आप नहीं पा सकते, कुछ नहीं। ऐसे आसानी से 1 रुपए थोड़ी मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है 1 रुपए के लिए। अपने पिताजी से पूछिए 1 रुपए के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको ऐसे मिल जाएगा तुरंत। k इक्वल टू 1 से n, k नंबर ऑफ ब्रांच है। कितनी ब्रांच है यहाँ पे? 5 है ना? तो k कितनी है? नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच मतलब 1 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे। I1 प्लस I2, यहाँ k की जगह देखिए, k की जगह पहले क्या रखेंगे? यहाँ 1, तो क्या बनेगा? I1। समेशन का मतलब कभी पढ़ा आपने? कब पढ़ लिया पहली बार? नहीं पता? मुझे पता है, मुझे ये पता है कि समेशन नहीं जानते आप, अच्छी बात है। हम जो जानते हैं समेशन का मतलब सम होता है। इसको ओपन करें, किसी से बनता है ओपन करते? नहीं बनता। समेशन को ओपन कैसे करेंगे? ये आश्चर्य की बात है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी केमिस्ट्री का पढ़ते तो तुरंत ओपन कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आप तुरंत ओपन कर सकते हैं, फिजिक्स में नहीं। इसको यदि ओपन करें
समेशन का मतलब कहां से कहां तक है, 1 से n तक, ठीक है। तो पहली बार आप 1 लिखेंगे I1, फिर 1 के बाद क्या आएगा, कैसे कामा में लिख दूं, कामा I2 प्लस, समेशन का मतलब एक वैल्यू लिखने के बाद प्लस लिखना है। प्लस लिखने का काम कौन कर रहा, समेशन कर रहा है। यदि एक वैल्यू के बाद आपने I2 लिखा, फिर दूसरी वैल्यू के लिए I3 लिखा, ये है मतलब समेशन का। और लास्ट में कितना लिखेंगे, इतना उसकी लास्ट में रहेगी, प्लस डेट डैश IN इक्वल टू 0, ये है समेशन। समझ में आ गया, आज समझ लो, बाकी कल पता नहीं। अब हम देखते हैं इसका रूल क्या है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट आपका क्या हो गया, 0, ठीक है। अब इसमें ये सोचिए कि कुछ करंट नोड पे आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, सेम साइन तो नहीं लिखेंगे, किसी को आपको पॉजिटिव लेना होगा और किसी को नेगेटिव लेना होगा। यदि आने वाली को हम नेगेटिव ले लें तो जाने वाली को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे क्या, ऐसा लिख देगा सीधा सीधा, आने वाली को भी पॉजिटिव, जाने वाली को भी पॉजिटिव, सबको प्लस में लिख सकते हैं क्या। तो मैं क्या लिख दूं, नोड पे आने वाली करंट नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लें, साइन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप चाहें तो आने वाली को, जंक्शन पे आने वाली करंट पॉजिटिव ले लें तो जंक्शन से जाने वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या जंक्शन पे आने वाली को नेगेटिव ले लें तो जंक्शन से जाने वाली को पता नहीं क्या लेना पड़ेगा। किसी को पता है, आने वाली को नेगेटिव ले लिया तो जाने वाली को पता है, धन्यवाद, इतना पता है तो मान लो कि बहुत सारी चीज। तो हम यहाँ पे जंक्शन पे आने वाली करंट को नेगेटिव ले रहे हैं और जाने वाली को पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पे इक्वेशन कौन बताएगा, क्या लिखूं, माइनस I1 माइनस I2, कई लोग सोच रहे पता नहीं क्या लिख रहे हैं, प्लस I4, उनको सोचने दो, उनको सोचने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने जो जंक्शन पे करंट आ रही है उसको क्या ले लिया, नेगेटिव, और जो जा रही है उसको पॉजिटिव। कितनी करंट जंक्शन पे आ रही है, I1 I2 I3, उनको सब में माइनस लिख दिया, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3। कौन कौन सी करंट जा रही है, I4, तो I4 को क्या लिख दिया, प्लस I4, I5 को क्या लिखा, प्लस I5, ठीक है। और कितना होता है, इज इक्वल टू 0। ये है एल्जेब्रिक सम, ये किसमें लिख दिया आपने, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट आपने लिख दिया। और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट प्लस और माइनस में होता है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितना होना चाहिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में 0 होना चाहिए, तो आपने इक्वल टू 0 लिख दिया। किसी कोई दिक्कत है, अब हम साइन ट्रांसफर कर लें, पॉजिटिव को एक तरफ नेगेटिव को एक तरफ कर लें, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या लिख दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, ऐसा लिख सकते हैं, सही है। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। इसको ऐसा लिखते हैं, सम मतलब समेशन, या ऐसा लिखते हैं, या इसको ऐसा लिखते हैं पूरा, सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू कितना लिख दो, कितना लिख दो, सम ऑफ आउटगोइंग करंट from the junction, so this is the important, sum of incoming current at a junction is equal to
सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन पे आने वाले करंट का सम जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि इसका अलजेब्रिक सम 0 है। अलजेब्रिक सम क्या है? 0। क्लियर है? नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, तो अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई? इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ based on the law of conservation of charge, Kirchhoff current law based on the law of conservation of charge किस लॉ पे बेस्ड होता है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखेंगे। करंट से चार्ज को याद रखिए। ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, तो करंट ऐसा याद रखिए कि करंट से कहां से आती है? चार्ज से, और चार्ज कंजर्वेटिव होता है। चार्ज नाइदर वे क्रिएटेड नॉर वे डिस्ट्रॉयड, मतलब ये लॉ जो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। याद रहेगा? याद रहेगा ना? ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। इतना हो गया आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है। पहला करंट, दूसरा वोल्टेज, इसे बोलते हैं केवीएल, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो दिस इज द सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आपसे पूछा जाए किरचॉफ्स सेकंड लॉ, तो आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ याद रखना है, केवीएल, और फर्स्ट है केसीएल। स्वाभाविक है, यदि केसीएल करंट के बारे में बताता है तो केवीएल आपका वोल्टेज के बारे में बताएगा। तो वोल्टेज यदि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम देखें तो किसी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इक्वल टू IR। तो ये हमेशा किस प्रकार की सर्किट में होगा? ये हमेशा एक क्लोज सर्किट में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलवेज इन क्लोज सर्किट, और EMF हमेशा ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पे जो केवीएल वोल्टेज है वो इसमें है, क्लोज सर्किट में होगा। मतलब इसके लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। यदि आपने गलती से क्लोज सर्किट नहीं लिखा तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत होगा। जैसे उसमें जंक्शन लिखा आपने, उसी तरह इसमें क्लोज सर्किट लिखना पड़ेगा, क्लोज पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या है? तो आइए डेफिनेशन पे चले स्टेटमेंट में। अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, according to Kirchhoff's voltage law, the algebraic sum of voltage, the algebraic sum of voltage rise or drop, voltage rise or drop in any closed path, in any closed path
इज इक्वल टू जीरो। In any closed path is equal to 0. The algebraic sum of voltage rise or drop in any closed path is equal to 0. उसमें आपने algebraic sum of current लिखा था at a junction is equal to 0. इसमें algebraic sum of voltage rise और drop, वोल्टेज बढ़ेगा या ड्रॉप होगा। बढ़ेगा वहां जहां सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स भी होता है जो ईएमएफ का काम करता है, सेल का काम करता है, और सर्किट में लॉस होता है जहां पे इसको ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला बनेगा k इक्वल टू 1 से n v ऑफ k इक्वल टू 0, ये फार्मूला बन गया। k इक्वल टू 1 से n v ऑफ k इक्वल टू 0। व्हाट इज k हियर? k क्या है यहाँ पे? k क्या है? नंबर ऑफ क्लोज पाथ। कितने क्लोज पाथ हैं? ये क्लोज पाथ में होना है, तो जितने क्लोज पाथ होंगे V1 प्लस V2 प्लस 3 और उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है ना, तो सर्किट बनाते हैं। तो k इक्वल टू 1 से n v k इक्वल टू 0 है। यहाँ पे सर्किट बनाते हैं। देखें, कोई भी सर्किट ले लें। सबसे पहले इसमें एक सोर्स ले लें, सोर्स वोल्टेज यहाँ पे बना देता हूं, और सिंगल मैं यहाँ पे एक क्लोज पाथ लूंगा, बस एक सिंगल क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ है पूरा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सोर्स वोल्टेज Vs। क्या है? सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, और इसमें करंट फ्लो हो रही I। इस क्लोज पाथ में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। अब बताइए, यदि इस करंट पाथ में करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा? R1 पे। रेजिस्टेंस पे ड्रॉप कितना होगा? सब ये होता है। R1 पे ड्रॉप कितना होगा? ड्रॉप मतलब ओम्स लॉ लगाना है। ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। नहीं पढ़ा? ड्रॉप मतलब IR, करंट और रेजिस्टेंस का गुणा ड्रॉप होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखिए, करंट और रेजिस्टेंस का गुणा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैठ जाओ। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो I इंटू R1। इसमें करंट कितनी है? I, रेजिस्टेंस कितना है? R1। यहाँ पे यदि कोई पूछे तो करंट कितनी है? I, रेजिस्टेंस का गुणा कर दो, ड्रॉप मिल जाएगा। ड्रॉप मतलब इसके भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं मानता हूँ इसमें साइन क्या होता है? साइन हमेशा जिधर से करंट जाती है प्लस, दूसरे तरफ माइनस होता है। और ड्रॉप यहाँ पे V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस V2। करंट रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? दो टर्मिनल। करंट जिधर से जाती है उस वाले टर्मिनल पे हमेशा प्लस लिखिए और दूसरी तरफ हमेशा माइनस। ये पहला रेजिस्टेंस है तो इसके इस टर्मिनल पे आपने क्या लिख दिया? प्लस, दूसरे टर्मिनल पे माइनस। ऐसे ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका पहला टर्मिनल कौन सा है? पहला टर्मिनल कौन सा है इसमें? ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। दूसरे टर्मिनल में क्या लिखेंगे? माइनस। हमेशा जब भी रेजिस्टेंस, यदि मैं आपको यहाँ पे सर्किट पूछूं, ये पाथ है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इसमें प्लस किधर होगा? प्लस इधर होगा और माइनस इधर। जिधर से करंट जाएगी, इंटर करेगी रेजिस्टेंस पे, उधर हमेशा प्लस होगा। याद रखिए, यदि करंट इधर से जा रही है तो ये प्लस, ये माइनस। रजिस्टर एक बाई डायरेक्शनल होता है। रेजिस्टेंस में
करंट चाहे इधर से फ्लो कर दो, चाहे इधर से फ्लो कर दो तब भी फ्लो हो जाएगी, इधर से फ्लो कर दो तब भी फ्लो हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इधर से फ्लो होगी उधर प्लस लिखना है, इसमें इधर से जा रहे हैं तो इधर प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन यदि लिखें तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो करंट यहाँ जा रही है प्लस से माइनस, यहाँ पे माइनस से प्लस, इसमें करंट ऐसे जा रही है, सोर्स है, क्या है ये सोर्स है, तो माइनस से प्लस जा रही है तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेगेटिव। तो साइन में यदि करंट और जितने भी रजिस्टर रहेंगे उसमें करंट हमेशा प्लस से माइनस जाएगी, ड्रॉप है वो, उसमें हमेशा करंट प्लस से माइनस जाएगी। अब यहाँ देखिए माइनस से प्लस तो माइनस लिख दिया, यहाँ करंट प्लस से माइनस तो क्या लिखेंगे प्लस V1, यहाँ करंट प्लस से माइनस तो प्लस V2। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज, राइज मतलब सोर्स हमेशा राइज होगा और यहाँ ड्रॉप होगा, तो इन दोनों का सम एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज और ड्रॉप इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, तो ये माइनस हो गया और ये दोनों प्लस हो गए, या ये प्लस ले लो ये दोनों माइनस ले लो, साइन कन्वेंशन आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों टर्म को उधर भेज दें तो Vs इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। सोर्स वोल्टेज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब हमारा कहने का मतलब यहाँ पे यदि 10 वोल्ट की सप्लाई सोर्स है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, मान लो यहाँ 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, हमने यहाँ कितना दिया 10 वोल्ट, यहाँ हो गया 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना ड्रॉप होगा, हाँ अरे यहाँ 10 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा 8 वोल्ट होगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यदि 8 वोल्ट है तो 8 2 10 बराबर इसके, Vs बराबर V1 प्लस V2, मतलब जो सोर्स का वोल्टेज रहेगा सर्किट में जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उसकी जगह पे क्या होगा ड्रॉप होगा, लॉस होगा, ड्रॉप मतलब लॉस, और वो हमेशा सोर्स के बराबर रहेगा। ये हो गया KVL, लिखिए पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या सभी को, Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 ले लिया, समझ में आया। तो सोर्स वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज हो गया, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज या वोल्टेज राइज बोलते हैं इसको, इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज के बराबर हो गया। अब यहाँ पे V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि मेरे से कोई पूछे कि V1 क्या है तो मैं लिख सकता हूँ IR1। किसी को समझ में आया, नहीं आया कोई बात। V2 को क्या लिख सकता हूँ IR2। यदि आप तनिक भी इधर उधर हुए तो ये खत्म कहानी हो गई और आप थोड़ी जानेंगे क्या पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता। फिर अगले साल एडमिशन ले लेंगे इंजीनियरिंग में, फिर वही हालत, वही हालत। IIT में 8 नंबर का यहाँ से आएगा केवल किरचॉफ्स लॉ, IIT नेट में इतना कठिन नहीं आता है, IIT में आता है। तो Vs इक्वल टू कितना हो गया I इंटू R1 प्लस R2। अब ये किस लॉ पे बेस्ड होता है, ये भी किसी में होगा, जैसे वो किस पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किस पे है, इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल कहां से आता है अमाउंट ऑफ वर्क डन से, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। वर्क डन क्या है, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, तो ये बेस्ड होता है, नोट लिखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
based on the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वोल्टेज से याद रखेंगे और करंट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखेंगे। यदि याद रखना है तो कुछ दिमाग का यूज करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं याद होगी कि हम चाहें तो उसको हमेशा याद रखें। कुछ ना कुछ दिमाग का यूज करना पड़ता है क्योंकि माइंड में सेट करना पड़ता है उसको। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब इनके साइन कन्वेंशन पढ़ लें। क्या साइन हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में वो आपको ध्यान रखना है। तो हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। जैसे आपने जब लाइट चैप्टर पढ़ा था, मिरर के क्वेश्चन और लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट लेंस के इधर है कि उधर है, कहाँ है ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ है, तो साइन क्या लेंगे। वैसे ही साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जब हम इस प्रकार की सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारी करंट होंगे, बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे सर्किट में, तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे आपको साइन की जरूरत पड़ेगी। साइन कन्वेंशन मतलब आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें है इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन। यदि जंक्शन पे करंट आ रही है उसे आपको नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक जंक्शन बनाया और इस पे करंट आ रही है, कहीं से करंट जंक्शन पे आ रही है। करंट यदि जंक्शन पे आ रही है तो उस करंट को आपको माइनस में ले लेना है। जैसा कि मैंने अभी लिखा था केसीएल में I1, I2, I3 करंट जंक्शन पे आ रही थी ना, उसको क्या लिया था? -I1, -I2, -I3। तो यदि करंट जंक्शन पे आ रही है तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। दूसरा कंडीशन ये है आउटगोइंग करंट। हमने क्या लिया था वहां पे? आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव मतलब एक जंक्शन हमने बनाया और करंट उस जंक्शन से बाहर जा रही है। करंट जंक्शन से बाहर जा रही है, नोड से बाहर जा रही है, दूर जा रही है, तो उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये आपको साइन याद रखना है। तीसरा साइन है वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज का मतलब सोर्स वोल्टेज। वोल्टेज राइज आपको माइनस में लेना है, नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। राइज का मतलब क्या है? यदि आपका सोर्स में करंट जो है, यदि करंट माइनस से प्लस जा रही है, करंट क्या जा रही है? माइनस से, मतलब नीचे माइनस है ऊपर प्लस, करंट ऐसे जा रही ना। यदि करंट माइनस से प्लस जा रही, प्लस, तो राइज, वोल्टेज राइज हो रहा है। ठीक है, करंट यदि माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो इसे हम वोल्टेज राइज बोलेंगे और उसको क्या लेंगे? साइन में नेगेटिव। याद रखिएगा। और फोर्थ नंबर साइन है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या है?
करंट कहां से कहां जाएगी? प्लस से माइनस। यदि एक वोल्टेज सोर्स है और उसमें करंट प्लस से माइनस जा रही है, ड्रॉप हो रहा है मतलब लॉस, माइनस मतलब नुकसान, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है। या कोई भी रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रही है, तो इसमें प्लस किधर होगा? ये प्लस, दूसरा माइनस, है ना। रेजिस्टेंस में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि उसमें करंट हमेशा प्लस से माइनस जाएगी। जिस भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो जिधर से जाएगी उधर प्लस और दूसरी तरफ माइनस हो, ये फिक्स है। जिधर से करंट इंटर करेगी, दो टर्मिनल होंगे रेजिस्टर के, जिधर से इंटर करेगी उधर वाला टर्मिनल प्लस और दूसरा माइनस। मतलब रेजिस्टर में हमेशा ड्रॉप होगा, लॉस होगा, पावर में लॉस होगा। रेजिस्टर जैसे बल्ब में पावर आया, ये लॉस करेगा कि नहीं करेगा? तो बल्ब मतलब लोड मतलब रेजिस्टर, ठीक है। तो करंट जब प्लस से माइनस जाएगी तो उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। प्लस से माइनस में क्या लेंगे? ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, राइज को हमेशा नेगेटिव, नोड पे आने वाली करंट नेगेटिव और जाने वाली पॉजिटिव। ये पूरा साइन आप बदल सकते हैं। एक साइन यदि आप बदलेंगे तो पूरा साइन बदल जाएगा। यदि आप इनमें से कोई भी साइन बदल सकते हैं। यदि आपने आने वाले को पॉजिटिव लिया जंक्शन पे, तो जाने वाले को नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, पूरा साइन बदल जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा साइन बदलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बदल दिया और बाकी एज इट इज रहा, तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। तो साइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। यदि आपको ये साइन क्लियर नहीं तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। साइन यदि आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, साइन नहीं आता तो कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है ये नहीं बनेगा आपसे। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।